नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। किसानों ने योजना बनाई है कि आज जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे को रोका जाएगा, जिसकी किसानों ने तैयारी कर ली है। किसानों की ओर से जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे को रोके जाने की घोषणा के बाद से दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसान नेताओं का कहना है कि आज किसान राजस्थान से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि शाहजहांपुर से दिल्ली जयपुर रोड की ओर बढ़ेंगे। हालांकि राजस्थान के अलावा हरियाणा पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है और साथ ही उन्होंने हाईवे को भी जाम करने की चेतावनी दी है। क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से किसान जो है वो कहीं ना कहीं अब सरकार के आमने सामने टकराव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर ही लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, उग्रता भी दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि सरकार को सीधा सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि जब तक सरकार अपने कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर पड़ेगी। मगर उसी को लेकर अब कृषि का जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी दिल्ली आगरा और दिल्ली से जयपुर वाला रास्ता जो है, यानी कि हाईवे जो है उसको बंद किया गया है। उस पर जयपुर वाले जयपुर हाईवे पे जो ट्रैक्टर रैली भी निकाली जा रही है और किसानों की तरफ से यही दिखाया जा रहा है कि हम सब एक है और किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है वो किसान हित में नहीं है और सरकार जब तक वापस नहीं लेगी हम इसी तरीके से प्रदर्शन रखेंगे। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से 14 दिसंबर के लिए भी कहा गया किसानों की तरफ से कि हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज देना है कि सरकार जो कानून लेकर आई वो कृषि कानून जरूर है मगर किसानों के हक में नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के हक में है। मगर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस को खास स्पेशल सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि सुरक्षा एजेंसियां लगाई जाए ताकि दिल्ली के तमाम जो रास्ते हैं, बॉर्डर हैं, उनको एक छावनी में तौल में तब्दील किया जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था के नाम से और कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और यहाँ तक कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी जवान हैं इनके अंदर और तमाम सुविधा कह सकते हैं हर चीज पे मॉनिटराइज किया जा रहा है, निगाहें रखी हुई है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरों का मदद भी ली जा रही है कि कहीं किसी भी अप्रिय घटना अंजाम ना दे सके। जी राजीव, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी तमाम कोशिशें हैं सरकार को जगाने की या फिर सरकार से अपनी बात को मनवाने की वो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर किसानों के इस प्रदर्शन का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, एक चीज सरकार के ऊपर प्रेशर की बात करें तो बेशक प्रेशर जरूर बढ़ रहा है मगर सरकार उसको कहीं ना कहीं उस प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। मगर इसीलिए वो सरकार ने कहीं ना कहीं जो चुनिंदा नेता हैं किसानों के संगठनों के सिर्फ उनसे ही बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 8 दिसंबर को भी देखा था जो अमित शाह से बैठक हुई थी उसमें भी 13 नेता ही शामिल हुए थे उस बैठक के अंदर और मगर वहां भी बातचीत का दौर था वो कहीं ना कहीं विफल रहा था। मगर कल भी कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसमें भी चुनिंदा ही नेता थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक रणनीति अपनाई जा रही है कि किसानों को डिवाइड एंड रूल के अंदर बांटा जाए, यानी कि 2 गुटों के अंदर बांट दिया गया है और एक गुट ने तो जो कह सकते हैं नोएडा दिल्ली जो रास्ता है उसको खोल भी दिया गया है, यानी कि जो चिल्ला बॉर्डर वाला रास्ता है उसको खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हर तरीके से केंद्र सरकार उस प्रेशर को हल्का लेने की कोशिश कर रही है, हल्का बनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसानों के अंदर फूट डले और 2 गुटों में बटे और ताकि जो लेकिन राजीव, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, बेशक सरकार कोशिश कर रही है किसानों को 2 गुटों में बांटने की भी कोशिश कर रही है मगर एक चीज गौर करने वाली बात है, जो किसानों का एक जो बड़ा गुट है यानी कि जो पंजाब से चला था, हरियाणा से चला था, वो गुट काफी मजबूत है और वो पीछे हटना नहीं चाह रहा है। उसी गुट के साथ साथ अब कह सकते हैं जयपुर राजस्थान वाले जो किसान है वो भी शामिल हो चुके हैं और यहाँ तक कि जो यूपी के हैं वो भी शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं और राज्यों के जो किसान है वो भी शामिल हो रहे हैं। मगर जो बीजेपी खेमे के जो गुट है वो कहीं ना कहीं सरकार
से बातचीत का दौर रखा हुआ है उसने, और कहीं ना कहीं उस चीज को मान भी रहा है जो सरकार लेके आई है, मगर उन्हीं की तरफ से इस गुट को कमजोर किया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और जब तक सरकार नहीं मानेगी वो इसी तरीके के प्रदर्शन जारी रखेंगे, और जो भूख हड़ताल की चेतावनी दी है शायद वो भूख हड़ताल भी करेंगे कल 14 दिसंबर को। जी राजीव, जब भी किसानों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम बातचीत से हल निकालेंगे और सरकार बात करे। बात भी हुई है। वहीं अगर केंद्र सरकार की तरफ से भी सवाल किए जाते हैं और केंद्र सरकार भी यही कहती हुई नजर आती है कि ठीक है, बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन इतने दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, अब तक हल क्यों नहीं निकल पा रहा? मुझे एक चीज तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो बातों का विवाद है वो कहीं ना कहीं थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक दूसरे की तरफ से जरूर कहा जाता है कि हम समझौते के लिए, बातचीत के दौर के लिए तैयार है, मगर कल की जो बैठक हुई थी और उसको भी मिला ले तो कम से कम 7 दौर की बैठक हो चुकी है, और 7 दौर की बैठकों के अंदर कोई खास नतीजा नहीं निकला है। और कहीं ना कहीं सरकार ये प्रस्ताव जरूर दे रही है कि हम इसके अंदर ये संशोधन करेंगे, हम इसके अंदर ये संशोधन करेंगे, हम उसके अंदर ये संशोधन करेंगे, मगर जो किसान है वो अभी भी इसी बात पर हुए कि सरकार अगर संशोधन करना चाहती है तो कहीं ना कहीं किसानों के बारे में सोचे, ताकि उनकी जो बैठक है या फिर उन किसानों को बुलाया जाए और उनसे वो सलाह मशवरा किया जाए, ताकि किसान जो चाहते हैं वो चेंज हो, मगर किसानों की जो हक की बात है वो सरकार तो राजीव, सरकार तो यही बात कह रही है। राजीव, सरकार तो यही बात कह रही है कि एमएसपी जिस पर किसान विरोध कर रहे हैं वो तो अभी भी जारी है, और एमएसपी कम भी नहीं हुई है, जो भी दर उल्टा बढ़ी है। और केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि पिछले 6 सालों में एमएसपी पर कई ज्यादा जो रुपए पिछले सरकारों के मुकाबले ज्यादा खर्च हुए हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, एमएसपी को लेकर जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है एमएसपी में जो बदलाव किए गए हैं या फिर जो उसमें सरकार किसानों को नुकसान होता है एमएसपी की वजह से, वो कहीं ना कहीं सरकार उसमें कड़े कदम उठाए, मगर कड़े कदम की जगह पे सरकार कह रही है कि जो हमने एमएसपी को छेड़ा ही नहीं है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर पहले जैसा चल रहा था तो कहीं ना कहीं पहले भी नुकसान होता था किसानों को, और उनकी फसलें जो है ऊंचे दामों पे नहीं बिकती थी, बल्कि में सरकारी जो रेट होता था उससे भी कम में कम कीमतों में खरीदा जाता था, मगर उससे किसानों को। बिल्कुल राजीव, बात तो यही है कि प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ में केंद्र सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान भी समझने को तैयार नहीं है। राजीव, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार कृषि कानूनों को सही मान रही है और साथ ही किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले की 19वीं बरसी पर ट्वीट किया है। इस दिन को याद करते हुए उस हमले में शहीद हुए लोगों को पीएम ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि उस कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि हम 2001 में इस दिन अपनी संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपनी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि आतंकी संसद परिसर में घुस चुके थे, लेकिन उनके मंसूबों पर देश के जाबाज सुरक्षाकर्मियों ने पानी फेर दिया था। आतंकियों से लोहा लेते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी शहीद हो गई थी। तेरह दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी और आतंकवादी कामयाब भी हुए थे, लेकिन देश के जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया था। और इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। थैंक यू। आज वर्षी है जो कि संसद भवन में हमला हुआ था 2001 में, और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है और जो शहीद हुए थे सुरक्षाकर्मी उनको भी उन्होंने याद किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो एक भयावह मोमेंट था हमारे देश के लिए, और हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूटी पे उन्होंने एक मतलब अगम्य उत्साह और मेंटल प्रेजेंस का परिचय देते हुए उस आतंकवादी घटना
को उन्होंने सफल नहीं होने दिया और उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। हम सब उनको सैल्यूट करते हैं और मैं सरकार से उम्मीद भी करता हूं और डिमांड भी करता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से इन सारे शहीद सिक्योरिटी पर्सनल की फोटोग्राफ सेंट्रल हॉल में लगनी चाहिए और उनकी आदम कद की प्रतिमा सबों की लगनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे विरासत हैं, जो जनरेशन हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि लोग ये सारे इन लोगों ने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, एक बिना किसी हिचक के उन्होंने मोमेंटली उन्होंने उस सिचुएशन को रिएक्ट किया और उतनी बड़ी भयंकर टेरर अटैक का सामना किया और उसको विफल किया। और इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स सेट होते हैं वो हमारे जनरेशन्स को वर्षों वर्षों तक इंस्पायर करेंगे और मुझे लगता है क्या कि अगर ऐसा किया जाता है तो उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि ही नहीं होगी, बल्कि एक जो हमारा रेयर हेरिटेज है, विरासत है, वो भी जिंदा रहेगा। मैं रिपीट करता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी फोटोग्राफ सेंट्रल हॉल में लगनी चाहिए और सबों की आदमकद की प्रतिमाएं भी पार्लियामेंट के परिसर में स्थापित होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि देश की तरफ से एक ईमानदार श्रद्धांजलि होगी और नमन होगा उनके उस महान त्याग और बलिदान का। राजीव जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ था, 2001 की बात है, संसद में अचानक से इतना जिस तरीके से आतंकियों का घुसना, कैसा कुछ माहौल हो गया था उस वक्त? ये देखिए पल्लवी, मैं उस दिनों मैं दिल्ली में ही था और मुझे याद है कि मैं एक प्रेस क्लब में था और जब ये दुर्घटना हुई तो अचानक थोड़ा सा अफरा तफरी मच गया और प्रेस क्लब से लोकसभा की जो हमारा पार्लियामेंट की बिल्डिंग है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, बिल्कुल पास है, वहां से हम लोग सारा नजारा देख सकते थे। और आपको मैं बता दूं, मैं तो इतना डर गया, मुझे लगा क्या कि ये पता नहीं क्या हो रहा है और अब ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रेस क्लब के आसपास भी आतंकवादी ना हो, यहाँ भी कुछ ना शुरू हो जाए। तो मेरा ऑफिस ITO में था और मैं पायनियर न्यूज़पेपर में था। मैं पैदल क्या, मैं मतलब आपसे सत्य बोलूं कि मैं दौड़ करके भाग गया। भाग इसलिए नहीं गया कि मैं डर गया था, बल्कि हमें ये बताना भी था कि ये कितनी बड़ी घटना हो गई। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो हमारे जो चीफ रिपोर्टर थे तो उन्होंने कहा कि तुमको आना चाहिए, एक जर्नलिस्ट के रूप में चीजों को देखता। बट मैंने जितना देखा था, जो हमें थॉट आया वो था और हमारे अखबार में छपा भी। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात, जो बड़ा पेनफुल था, 2001 की बात है पल्लवी। उन दिनों आई वॉज ए वेरी यंग जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग करता था और प्रेस क्लब हम लोग चले जाते थे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पत्रकार आते थे तो लगता था कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो कम टू द प्रेस क्लब। बाद में हमने रियलाइज किया ये अचीवमेंट नहीं है, वो तो बहुत उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे हम लोग। लेकिन एक जो उस समय जो हमारे दिल में और दिमाग में प्रश्न उठा था कि ये इतनी बड़ी आतंकवादी हमला हो कैसे गया, टेररिस्ट। बिल्कुल राजीव जी, ये तो बात सही साबित होती है कि जिस तरीके से जो भी काम होता है वो काफी ज्यादा एक बहुत ही साहसपूर्ण काम होता है। शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले ही बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच गतिरोध देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच अब पार्टी नेताओं में जुबानी जंग भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए हैं। इस दौरान उनके बोल काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्द भी कहे और साथ ही बंगाल को हिंदू राज्य बनाने की बात कही। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है, साथ ही भारत की रक्षा के लिए हिंदू तैयार है। पश्चिम बंगाल और बीजेपी और हिंदू का शासन आएगा, बंगाल हिंदू राज्य बनेगा। ये बयान बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी और ये हमारे देशभक्त कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी है, हमला हुआ है वो। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक आरवी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपके एनवी न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरीके से बंगाल का तो देख ही रहे हैं, आप भी लगातार एक्टिव ही होंगे, जो भी राजनीति वहां पर चल रही है, और अब साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि एक सांसद का इस तरीके की बयानबाजी करना कितना ठीक है? देखिए, ये जो बयान है साध्वी प्रज्ञा का ऐसे ही नहीं है। आप देखेंगे जब जब कहीं इलेक्शन होते हैं तो एक ध्रुवीकरण की कोशिश होती है। और ध्रुवीकरण क्यों होता है? आप देखेंगे कि अगर विकास की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, तो वहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार के पास नहीं है। किसान सड़क पर है, जितने पीएसयू हैं बिकने के कगार पर हैं। तो इस परिस्थिति में सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए वहां पर। और उसमें जो सत्तारूढ़ दल है टीएमसी भी मुस्लिम तुष्टीकरण वहां पर कर रही है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण से कहीं न कहीं जो हिंदू है वहां का, बंगाल का, वो आहत है। वो देखता है कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है विदेशी घुसपैठियों का, जो बांग्लादेश से घुसपैठ होती है और उस घुसपैठ के कारण जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, उनके जो भी संसाधन हैं, उन पर बहुत जबरदस्त दबाव है। तो बीजेपी चाहती है कि भी वो लोग असंतुष्ट हैं ही, नाराज हैं ही सरकार से, और उनको अगर मान लीजिए अगर ध्रुवीकरण किया जाए उनका, तो डेफिनेटली वहां सत्ता में आया जा सकता है। और उसी का परिणाम आप देखेंगे कि भी 18 सीटें बीजेपी ने वहां पर लोकसभा में ली, तो वो भी एक उसी कड़ी में आपको देखना चाहिए और उसी परिदृश्य में इस बयान को देखा जाना चाहिए। लेकिन सर, एक बात ये भी होती है कि राजनीति तो ठीक है, होती ही रहती है, और जब अगर बड़े नेताओं की बात की जाती है तो वो तो ये कहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो ये बयान कि बंगाल हिंदू राज्य बनकर रहेगा, इसका क्या औचित्य हुआ? देखिए, बड़े नेता ठीक है भी सबको साथ लेने की या सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आता है आप देखेंगे, ये वेरी बिगिनिंग में या मैनिफेस्टो में ठीक लगता है कि आप देखेंगे उसमें सारी चीजें और सारी समस्याओं का समाधान उसमें दिखाया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आता चला जाता है या जैसे जैसे इलेक्शन प्रोसेस होता है, लास्ट में फिर वो जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, इसी पर आकर इलेक्शन लड़े जाते हैं और उससे इतर इलेक्शन नहीं निकल पाते। जबकि आप बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ एक पढ़ा लिखा तबका, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जो इन सब चीजों को बड़ा बारीकी से और बड़ा नजदीकी के साथ देख रहा है। और कोई भी बयान ऐसे ही नहीं आ जाता। अगर मान लीजिए पार्टी की टैग लाइन है या पार्टी के जो भी बड़ी लीडरशिप है उसका अगर क्लियर विकास के मुद्दे पर लड़ना है या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर इलेक्शन लड़ना है, तो हिम्मत नहीं हो सकती कि पार्टी का कोई भी एमपी या कोई भी मिनिस्टर इस तरह के बयान दे दे।
इस तरह के बयान भी सोची समझी राजनीति के तहत ही दिए जाते हैं और दिलवाए जाते हैं। सर, एक बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के दम पर क्या बंगाल में बीजेपी चुनाव लड़ पाएगी, क्योंकि एक बड़ा धड़ा हिंदू के अलावा भी वहां पर कई वर्ग हैं। देखिए, जो भी वर्ग हैं, अब जो हिंदुस्तान के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उन सब में हिंदू और नॉन हिंदू बस दो ही ध्रुवीकरण है, हिंदू और मुस्लिम। और धड़े आप कौन से काउंट करते हैं एक्चुअल में? क्रिश्चियन वगैरह हैं वो बहुत माइनॉरिटी में हैं, बहुत कम संख्या में हैं। और दूसरा देखिए, जो क्रिश्चियन है वो भी कहीं ना कहीं जो एक वहाँ विदेशी घुसपैठ या बांग्लादेशी घुसपैठी जो मुस्लिम है उनसे वो भी परेशान है, तो वो भी हिंदू के साथ हैं। तो ये हिंदू और बस मुसलमान इलेक्शन होता चला जा रहा है। आप देखेंगे यही हाल बिहार के इलेक्शन में रहा, वहाँ ओवैसी को उतारा गया और ओवैसी की 5 सीटें आना और विपक्ष का जिस तरीके से हतोत्साहित करना, वही एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे उससे अलग नहीं जाएगा। बंगाल का इलेक्शन भी, बंगाल के इलेक्शन में भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी जिस तरीके से वहां पर काफी ज्यादा जो भी चीजें हो रही हैं वो थोड़ी सी हैरान करने वाली भी हैं, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वहां की सीएम पर कि वो एक तरीके से वहां पर गुंडा राज है, और जो बयान सीएम की तरफ से भी दिए जा रहे हैं वो भी काफी हैरान करने वाले हैं। एक सीएम जिस तरीके से बयान देती हैं कि बाहर से पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, तो इस तरीके के बयान कितने ठीक हैं एक सीएम के लिए भी? देखिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें सूट करती हैं। अगर मान लीजिए आज सीएम से भी वहाँ ममता बनर्जी से पूछा जाए कि भाई क्या विकास हुआ, कम्युनिस्टों के जाने के बाद में जो सतत विकास होना था, लोगों को जो उम्मीद थी कि ममता को सत्ता में लाया जाएगा तो बंगाल का भला होगा और बंगाल में रोजगार मिलेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ठीक होंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो उनकी भी इच्छा यही रहती है कि भी विकास के मुद्दे से, एजेंडे से इतर इलेक्शन को लड़ा जाए, और उसी का परिणाम है कि कोई भी जो मुद्दे, देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जनता के मुख्य मुद्दे हैं वही होने चाहिए और उन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए, उन्हीं पर बहस होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। कामोबेश दोनों ही उस पैरामीटर में खड़े नहीं चढ़ते हैं। अगर बंगाल की शासन की बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, तो उनसे भी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए वो भी जानती हैं कि एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर उनके खिलाफ है, तो वो नहीं चाहती हैं कोई विकास के मुद्दे पर, पानी पर, बिजली पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस पर बात हो। वो भी अपने तरीके से इलेक्शन को वही उन्हें सूट करता है, और जो पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है उन्हीं मुद्दों की तरफ खींचकर इलेक्शन को ले जाया जाता है। तो आप देखेंगे कि बंगाल का इलेक्शन भी लगभग मैं देख रहे हैं कि उसी ओर जा रहा है। जी सर, शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, और साथ ही जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में अभी भूचाल आया हुआ है, बीजेपी और जो कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है उसको लेकर भी कई सारे बातें हैं, कई सारे विवाद हैं जो अभी सामने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।